नमस्कार दोस्तों, ब्लॉगिंग विद अनीश में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि इन पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ क्या होता है। देखिए, इन पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ दोनों एक ही चीज होता है, कहने का तरीका अलग अलग है। इन पेज एसईओ बहुत ही जरूरी होता है आपके पोस्ट को रैंक कराने में। जब तक आप इन पेज एसईओ नहीं सही तरीके से कीजिएगा और यानी कि ऑन पेज एसईओ सही तरीके से नहीं कीजिएगा, आप कितना भी अच्छा आर्टिकल क्यों ना लिख ले, कितने भी अच्छे आप थंबनेल क्यों ना बना ले, आपका पोस्ट कभी भी गूगल पे रैंक नहीं करेगा। तो इन पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ ये दोनों का मतलब एक होता है। ये दोनों आपके ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा। हो सकता हो ये वीडियो थोड़ा लंबा बने, तो धैर्य रखिएगा, पूरी वीडियो देख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं किसी एक पोस्ट को क्लिक करता हूं एडिट करने के लिए। मैंने पहले से पोस्ट लिख रखा हुआ है और जब ये खुलता है तो मैं इसे बताता हूं कि मैंने इन पेज एसईओ कहां कहां किया है, आपको कहां कहां करना होता है, कौन कौन से चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे कि ये पेज खुल गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टाइटल है। टाइटल में मैंने यहाँ पे दो टाइटल लिखा हुआ है। दोनों टाइटल मैंने वो लिखा हुआ है जो कि जनरली लोग गूगल पे सर्च करते हैं। तो मैंने उन दो टाइटल्स को अपने एक टाइटल में बनाकर मैंने उसको लिख दिया है। उसके बाद आप नीचे हम थोड़ा आते हैं पोस्ट के, यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको बोल्ड कलर में जो टैग्स दिख रहे हैं वो मेरे हेडिंग है। ये टाइटल हो गया, ये हेडिंग हो गया। हेडिंग में एग्जैक्ट वही चीज होना चाहिए जो कि आपके टाइटल में होना चाहिए, क्योंकि टाइटल ही जो होता है आपके मेन कीवर्ड पे काम करता है। तो उसका कुछ हिस्सा या तो वो कीवर्ड हो या फिर पूरा का पूरा वो टाइटल हो, आपके हेडिंग में वो चीज होनी चाहिए। उसके बाद से जब हम और नीचे आते हैं तो यहाँ जब हम इमेज डालते हैं तो इमेज के नीचे यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ टू क्रिएट पेजेस इन ब्लॉगिंग विद अनीश। मैंने इसको लिखा है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ आप देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसको लिखने से पहले यहाँ कैप्शन लिखा होता है। जब भी आप या तो वर्डप्रेस पे इमेज अपलोड कर रहे हो या फिर ब्लॉगर पे इमेज अपलोड कर रहे हो, कहीं भी आप अपलोड करोगे तो वहां पे कैप्शन लिखा हुआ होता है, तो हमें कैप्शन देना होता है। तो कैप्शन भी हम वही देते हैं जो कि हमारे रिलेटेड कीवर्ड से हो। अब मैं चाहता तो ब्लॉगर में अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे क्रिएट करें, मैं इसको भी यहाँ लिख सकता था। लेकिन अब होता क्या है, ये कुछ ज्यादा बड़ा है तो थोड़ा इसमें दिक्कत होता है कि मोबाइल फ्रेंडली जब हमारा वेबसाइट होता है और जब हम पोस्ट लिखते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारा पेज का जो इंटरफेस हो वो मोबाइल फ्रेंडली हो। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा कैप्शन में जो कीवर्ड्स हैं, जो की हैं, जो मतलब नंबर ऑफ टेक्स्ट हैं, वो कम होने चाहिए। तो इसलिए मैंने इस टाइटल को ना उठाकर इस टाइटल को उठाया, हाउ टू क्रिएट पेजेस इन ब्लॉगर, और उसके बाद से मैंने कॉमा देके अपना जो मेरा ब्लॉगर का जो नाम है ब्लॉगिंग विद अनीश, मैंने उसको भी लिख दिया। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं तो उसके बाद से ये डिस्क्रिप्शन आ गया, यानी इंफॉर्मेशन आ गया। ऊपर तो टाइटल हो गया, हेडिंग हो गया, उसके बाद इमेज हो गया, इमेज के बाद से कैप्शन हो गया। कैप्शन के बाद हम जब नीचे आते हैं तो हम उस पोस्ट के बारे में बताते हैं कि वो पोस्ट क्या इंफॉर्मेशन जो देते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए लिखा हुआ है, लिखने में इसमें मैंने बहुत जगह कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे क्रिएट करें, उसके बाद से पेजेस इन ब्लॉगर, उसके बाद से फॉर एडसेंस अप्रूवल और एडसेंस। तो ये सारे कीवर्ड्स को मैंने इसमें अच्छे तरीके से सजाकर रख दिया है। अब एक ही कीवर्ड को आप लगातार अपने पोस्ट पे लिखते रहोगे ना 50 बार। अब मैं चाहता तो इस पे ही 10 लाइन लिख देता, हाउ टू क्रिएट पेजेस इन ब्लॉगर करके 10 लाइन लिख देता, तो वो गूगल क्या कहता है उसको सही नहीं मानता है। गूगल कहता है कि आप कीवर्ड का इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरीके से करें कि थोड़ा जो व्यूअर हो वो उसको थोड़ा अजीब ना लगे, और वो आपका कीवर्ड भी पढ़ ले और उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाए। अब केवल आप अपना कीवर्ड भी डालोगे तो वो ठीक नहीं रहता है। उसके बाद और हम नीचे आते हैं तो खैर मैंने अब इसके बाद यहाँ नीचे मैंने डिटेल्स दी है और इस पोस्ट में कैसे आप बना सकते हैं, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, किस तरह उसको फॉलो अप करना है। तो ये तो इस पे हो गया। अब हम जब साइड में देखते हैं तो साइड में देखने के बाद से देखिए हमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिस पे बहुत से नए जो ब्लॉगर होते हैं उनको ध्यान नहीं होता है।
तो उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहला जो ऑप्शन होता है, यहाँ देखिए लेबल है, लेबल के बाद परमालिंक है, परमालिंक के बाद लोकेशन है, उसके बाद से सर्च डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद से कस्टम रोबोट टैग्स है, ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप में मैं जाता हूं। तो लेबल्स क्या होते हैं? लेबल्स बेसिकली क्या होते हैं कि किसके बारे में मैंने इस पोस्ट को लिखा है। अगर जैसे मान लीजिए आपका न्यूज़ आर्टिकल है और किसी न्यूज़ को आप लिख रहे हो, वो क्रिकेट पे बेस्ड है, तो आपको लेबल्स लिखना होगा, क्रिकेट न्यूज़ टुडे, टुडेज क्रिकेट न्यूज़, क्रिकेट लेटेस्ट न्यूज़, ये सब आपके लेबल्स हो गए, यानी टैग्स हो गए। ठीक वैसे मैंने ब्लॉगर से रिलेटेड मैंने इस पोस्ट को लिखा है, तो मैंने लेबल्स क्या क्या दिए हैं आप देखिए, ब्लॉगर टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्लॉगर पेजेस, हाउ टू क्रिएट पेजेस इन ब्लॉगर, ये मैंने टैग्स दिए हैं। आप टैग्स चाहे तो 2-4 और बढ़ा सकते हैं, लेकिन टैग्स कोशिश कीजिए कि वही देने के लिए जो आपके पोस्ट से रिलेट करता हो। ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ पे ब्लॉगर से रिलेटेड पोस्ट लिखा और अभी मार्केट में वर्डप्रेस से रिलेटेड न्यूज़ वायरल हो रहा है, तो आप इसमें वर्डप्रेस भी दे दें, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि आपने वर्डप्रेस से रिलेटेड एक वर्ड भी इस पूरे आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा है। मैंने वर्डप्रेस, केवल एक वर्ड है वर्डप्रेस, उसको मैंने इस पूरे आर्टिकल में मैंने कहीं भी यूज़ नहीं किया है। तो जब मैंने कहीं इसमें यूज़ नहीं किया है, ना मैंने टाइटल में यूज़ किया है, तो वो लेवल देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेवल भी वही दे जो आपके टाइटल में यूज़ हो, जो आपके इधर डिस्क्रिप्शन में भी यूज हो, तो तभी आपका लेवल वर्क करेगा और आपको फ़ायदा होगा। तो ये तो लेवल हो गया। लेवल के बाद हम आते हैं तो पब्लिश्ड, और इसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे है वैसे रहने दीजिए इसको। परमालिंक, परमालिंक क्या होता है? जब आप पहली बार पोस्ट को लिखते हैं, जब फर्स्ट टाइम आप पोस्ट लिखते हैं, एट दैट टाइम आपको परमालिंक एडिट करने के लिए देता है। अगर आप पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं, उसके बाद आप अपडेट करने के लिए आते हैं, तो परमालिंक एडिट आप नहीं कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद एक नया पोस्ट लिख के आपको वीडियो में बता दूंगा कि परमालिंक को कैसे एडिट किया जाता है। तो ये परमालिंक है। आप देखिए परमालिंक का मेरा स्ट्रक्चर क्या है, तो https://bloggertips.blogspot.com, उसके बाद ये डेट है 11/2021, उसके बाद /how to create pages in blogger। तो ये मेरा परमालिंक है, इसको मैंने कस्टमली इसको एडिट किया है। पहले क्या था, तो जनरली क्या होता है, परमालिंक आपके टाइटल के स्टार्टिंग के जो लेटर्स होते हैं उनको वो ये यहाँ लिख लेता है। तो मैं ये ना लिख के मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। तो मेरे हिसाब से ये जो परमालिंक है बेस्ट है, क्योंकि जनरली होता क्या है, 80% लोग हाउ टू क्रिएट पेजेस इन ब्लॉगर इजी होता है उनको लिखना, और वो ऐसे ही गूगल पे लिखते हैं। तो परमालिंक में भी एग्जैक्ट वही कीवर्ड है जो जनरली लोग गूगल पे सर्च करते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरा ये पोस्ट रैंक करने में ज़्यादा मदद मिलेगा। अब लोकेशन पे आते हैं। अब ये लोकेशन क्या होता है, लोकेशन देखिए, अगर आप ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप पोस्ट लिखते हैं या वर्डप्रेस से रिलेटेड आप पोस्ट लिखते हैं, तो वर्डप्रेस का जो मार्केट है वो केवल इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। बहुत से जगह है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, यूके में है, बहुत से कनाडा, हर जगह के लोग ब्लॉगिंग करते हैं। तो यहाँ आपको लोकेशन बेसिकली देने की ज़रूरत नहीं है, वो रैंक कर जाएगा। लेकिन अगर आप रीजनल ब्लॉगर है, अगर आप किसी स्टेट, पार्टिकुलर स्टेट में अगर न्यूज़ लिखते हैं या वैकेंसी से रिलेटेड पोस्ट लिखते हैं, जैसे अब मैं बिहार से हूँ, अगर ये मेरा ब्लॉगर का पेज बिहार न्यूज़ से रिलेटेड होता, तो मैं यहाँ सिंपली मैं इसको बिहार करता, यहाँ मैं बिहार लिखता हूँ सॉरी, मैं यहाँ बिहार लिखता हूँ। बिहार लिखी जब मैं यहाँ सर्च करूँगा तो मेरा बिहार का लोकेशन आ जाएगा। यहाँ देखिए बिहार इंडिया आ गया। तो ये मैं जब अपना रीजनल स्टेट या रीजनल एरिया में मैं जब ब्लॉगिंग करूंगा, तो मैं उस रीजन, उस स्टेट या उस कंट्री को यहाँ पे लोकेट कर दूंगा, तो गूगल को ये आसान होगा कि उस लोकेशन के लोगों को ही वो दिखाएगा जिसके बारे में आपने ब्लॉग लिखा। अगर उस रीजन, उस कंट्री या उस स्टेट के लोग जब उस चीज़ को खोजेंगे, तो आपके पोस्ट को सबसे पहले आने में मदद मिलेगी गूगल के द्वारा। सर्च डिस्क्रिप्शन क्या होता है? सर्च डिस्क्रिप्शन दोस्तों जनरली क्या होता है, जब आप गूगल पे जाते हैं और और यहाँ सर्च करते हैं, आपके मन में क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट पेजेस इन ब्लॉगर। आप जब इसको लिखते हैं, लिखने के बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ
+2 प्लस क्रिएट प्लस पेजेस प्लस इन प्लस ब्लॉगर, ये हमारा कीवर्ड था और यूआरएल में भी ये कीवर्ड दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप जब अपना परमालिंक कस्टमाइज करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलता है। आप देखिए, आप जैसे अब नीचे आएंगे तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, ये जो क्या होता है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। ये तो टाइटल हो गया। जिस भी भाई साहब का ये ब्लॉगर है wikihow.com, उन्होंने टाइटल दिया क्या था कि हाउ टू ऐड अ पेज टू ब्लॉगर। उसके बाद से उन्होंने डिस्क्रिप्शन में इन सारी चीज़ों को मेंशन किया है, तो वो यहाँ पे शो करता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का काम ये होता है। आप और नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है क्लिक एंड सेलेक्ट द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू ईच पेजेस दैट। ये क्या हुआ, ये सारा चीज़ टाइटल के नीचे जो भी थोड़ा बहुत 2-4 लाइन का दिखता है वो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है आपके लिंक को और अच्छा ऑथेंटिक दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए रिजल्ट तो यहाँ बहुत सारे हैं। कॉमन सेंस का बात है, यहाँ कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा, बहुत सारे यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक प्रीव्यू जो होता है कि आपने आर्टिकल अगर अच्छा लिखा और आपके आर्टिकल में दम है और आप ये जानते हैं कि आपने वो सारी जानकारी दी है जो एक ब्लॉगर में पेज क्रिएट करने में होता है, तो वो सारी जानकारी अगर आपने दी है तो उसका एक प्रीव्यू जो होता है वो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, जो भी व्यूअर होता है वो देख लेगा साइनिंग टू ब्लॉगर इन द टॉप लेफ्ट सेलेक्ट अ ब्लॉग फ्रॉम द मेनू ऑन द लेफ्ट क्लिक पेजेस। तो ये सारी चीज़ तो बोलेगा ना, ये सही चीज़ है, इन्होंने डिटेल बाय डिटेल सारी चीज़ों को बताया, तो वो जल्दी से इस पर क्लिक करेंगे। तो मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा चीज़ होता है, बहुत यूजफुल होता है। और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी क्या होता है, आप चाहें तो अपने लिखे हुए आर्टिकल के जो इंफॉर्मेशन का कॉलम होता है उसमें से आप कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। आपको महज 150 वर्ड में, यहाँ देख सकते हैं आपको महज 150 वर्ड में इसको लिखना होता है। मेरा जो है 139 है। आप इसमें जो भी चाहें आप 150 वर्ड तक लिख सकते हैं। तो इसको उठा के डालने में बेनिफिट ये होता है कि इसको जब आप लिख रहे होते हैं तो कीवर्ड का ध्यान रख के आप इसको लिखते हैं, और उसको सेम उठा के यहाँ आप डालोगे तो इसमें भी कीवर्ड आएगा, तो जो कि काफ़ी यूजफुल होगा आपके ब्लॉगर को रैंक कराने में। उसके बाद से यहाँ ऑप्शन में हम जब आते हैं तो यहाँ पे इसको अलाउ ही रहने देना है। रीडर कमेंट्स डू नॉट अलाउड शो एग्जिस्टिंग, डू नॉट अलाउ हाइड एग्जिस्टिंग, आप इसको अलाउ ही रहने दें, इसमें कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। और कस्टम रोबोट टेक्स्ट जो है, जो जैसे है वैसे इसको रहने दें, इसको कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये हुआ आपका इन पेज और यानी कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी समझ में आई होगी और आप उसको अपने ब्लॉगिंग में इंप्लीमेंट करोगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मैं ब्लॉगर और वर्डप्रेस से रिलेटेड और भी वीडियोस को बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।